नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है सुएज नहर, सुएज कैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे कि सुएज नहर कहाँ से कहाँ तक जाती है, इसकी लंबाई कितनी है, ये किन किन सागरों को आपस में जोड़ती है तथा इसके बनने से फ़ायदे क्या हुए दुनिया को, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सुएज नहर क्या है। देखिए दोस्तों, जो सुएज नहर है वो कहाँ पहले स्थित कहाँ है, मिस्र में है। मिस्र की क्या है, ये कृत्रिम समुद्र स्तरीय जल मार्ग है ये मिस्र का। यह सुएज नहर जो मिस्र का एक शहर है इस्तमुत से होकर अफ्रीका और एशिया को विभाजित करती है, पहली बात। और दूसरा क्या है कि ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती हैं। ठीक है, तो ये अफ्रीका और एशिया को एक दूसरे से अलग करती है और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अब देखिए, 1858 में फर्डिनेंड डी लैप्लेस ने नहर के निर्माण के उद्देश्य से एक सुएज नहर कंपनी का गठन किया। अब नहर का निर्माण जो होगा वो तुर्क साम्राज्य के तत्वावधान में सन 1859 से लेकर 1869 तक चला। लगभग हम कह सकते हैं कि 10 वर्षों तक, लगभग ये चला 10 वर्ष तक। ठीक, अब देखिए, और फिर क्या हुआ कि नहर आधिकारिक रूप से 17 नवंबर 1869 यानी कि 1869 को खोली गई। और पहले इस नहर को पार करने में 36 घंटे से ज़्यादा का समय लगता था, लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो इसको पार करने में आज 18 घंटे से भी कम समय लगते हैं। ये इतने घंटे क्यों लग रहे हैं, जबकि इस जो नहर की लंबाई है, जो सुएज नहर की लंबाई है 196 किलोमीटर ही है। एक मिनट, सॉरी, इसकी जो सुएज नहर की लंबाई है वो 196 किलोमीटर ही है। तो इसको पार करने में इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि जब इसके बीच में नहर, जब कोई समुद्री जहाज़ चलता है तो उसकी स्पीड मात्र 12 किलोमीटर kmph रहती है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसलिए इसको पार करने में इतना ज़्यादा समय लग जाता है। पहले जब ये नई नई बनी थी तो इसमें जो जहाज़ और धीरे गति से चलते थे, इसलिए 36 घंटे का समय लगता था। अब देखिए, आगे देखते हैं। इस नहर पर मिस्र को क्या फ़ायदा होता है इससे, तो इस नहर पर मिस्र चुंगी कर मतलब कि टैक्स वसूलता है, और टैक्स बहुत ज़्यादा मिस्र लेता है। और इस नहर की अब पनामा से अगर हम तुलना करें तो इस नहर की लंबाई पनामा नहर की लंबाई की दुगनी है। ये बात आप गौर करिएगा, इस नहर की लंबाई पनामा नहर की लंबाई की दुगनी है। और इसका जो खर्च हुआ है, इस पर इसको बनने में जो पैसे लगे हैं वो पनामा नहर के जो खर्च था, पनामा नहर का जो खर्च था उसका 1/3 पैसा लगा है। माने अगर पनामा नहर को बनने में 300 रुपये लगे हैं तो इसको बनने में 100 रुपये लगे हैं। अगर पनामा नहर की लंबाई 100 किलोमीटर है तो इसकी 200 किलोमीटर है। इसका कहने का मतलब ये था कि पनामा नहर की लंबाई से दुगनी है नहर है, और जो खर्च लगा वो 1/3 लगा पनामा नहर का। इतनी बातें आप सभी को क्लियर होंगी। अब चलते हैं मैप में, देख लेते हैं कि ये सुएज नहर कहाँ है। देखिए दोस्तों, ये अफ्रीका का मैप है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया हमारा, ये ऊपर जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट हो गया, और ये जो इधर है वो एशिया कॉन्टिनेंट हो गया। अब जो ये है, ये जो हमारा महासागर है वो अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर है। ये जो हमारा सागर है इसको हम कहते हैं भूमध्य सागर। ये हमारा है भूमध्य सागर। और ये हमारा लाल सागर है। और सुएज नहर इसके यहाँ से लेके इसके बीच में है सुएज नहर, ये हमारी है सुएज नहर। और यहाँ पर जो भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशियन का, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर का जिसे चाबी कहा जाता है वो यहाँ पर है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, ये आपको पता होगा। तो जिब्राल्टर जल संधि वो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, और ये पनामा नहर जो है वो एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। इतनी बातें आप लोगों को अब तक क्लियर हो गई होगी। जिब्राल्टर जल संधि, यहाँ पर है जिब्राल्टर जल संधि अपनी। और जो सुएज नहर है ये रही अपनी सुएज नहर। ये पूरी सुएज नहर नहीं है, यहाँ पे लाल सागर है। ये देखो, ये आपको ये तो पूरा सागर दिख ही रहा होगा, इतना ये पूरा सागर है।
बीच में हल्का सा यहाँ पे ज़मीन जुड़ी हुई है और उसके ऊपर इस एरिया में थोड़ी सी ज़मीन जुड़ी हुई है। तो उसी को जो सुएज नहर कंपनी बनी थी, इसने इस ज़मीन को काट के यहाँ पे नहर का निर्माण कर दिया, जिसके अंदर से अब जहाज़ें जाने लगी। तो अब दूरी कितनी कम हुई, देखिए जो पहले जहाज़ अगर कोई जहाज़ मान लीजिए यहाँ यूरोप से आ रही है, तो पहले घूम के ऐसे आती थी, यहाँ पे अपना खाना पानी भरती थी, फिर दोबारा या तो अगर उसको भारत की तरफ आना है तो मेडागास्कर के इधर से आती है, और अगर उसको इधर अपना ऑस्ट्रेलिया है तो अगर उसको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ऐसे चली जाएगी, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, फिलीपींस इधर जाना है तो वो इस तरह से चली जाएगी। और इसमें क्या होता था कि अगर उसको अरब सागर में जाना है या फिर अरब जाना है, सऊदी अरब जाना है, तो ऐसे घूम के यहाँ से ऐसे आती थी। तो इससे देखिए बहुत ज़्यादा पहले समय लगता था, इसमें पहले बहुत ज़्यादा समय लगता था, टाइम लगता था। उसके साथ साथ जब कोई जहाज़ ऐसे इतने लंबे रास्ते से जाएगा तो उसमें फ्यूल भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। तो इसलिए जब सुएज नहर बना तो इसने बहुत ज़्यादा रास्ते कम कर दिए। अब जो जहाज़ पहले इतने लंबे रास्ते से घूम के जाता था, जो जहाज़ पहले इस लंबे वाले रास्ते से घूम के जाता था, अब वो जहाज़ क्या करेगा, अब ये रास्ता वो नहीं पकड़ेगा। अब वो जहाज़ क्या करेगा, अगर वो यूरोप के बाहर से आ रहा है तो जिब्राल्टर जल संधि से अंदर होगा, फिर उसके बाद भूमध्य सागर होते हुए यहाँ पे सुएज नहर पार करके यहाँ अदन की खाड़ी से बाहर निकल जाएगा, और इससे उसकी लंबाई भी कम होगी और समय भी कम होगा, लेकिन पैसा उसका उतना ही लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सुएज नहर वाले यहाँ पर इतना ज़्यादा टैक्स ले लेते हैं। इनका कहना है कि हम आपका बस टाइम बचा सकते हैं, पैसा आपको उतना ही देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आप अगर जाते हैं तो आपको पैसा लगता कि नहीं लगता। इसीलिए यहाँ पर भी वो लोग टैक्स लेते हैं, एकदम ज़बरदस्त चुंगी लेते हैं, जिसको टैक्स कहा जाता है, वो लेते हैं। यहाँ पर टैक्स बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है। ये है आपका सुएज नहर। अब सुएज नहर बहुत कारणों से बंद भी रही कभी कभी, क्योंकि जब इस पर ब्रिटिशों ने इसे बनवाया था, फिर उस पर मिस्र ने कहा कि इस पर हम अपना अधिकार करेंगे, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए उससे पहले हम इस मैप को देख लेते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा है भूमध्य सागर, ठीक है। ये पेन थोड़ी मोटी हो जाए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ऊपर है भूमध्य सागर, और इसके नीचे जो आपको ये हल्का सा ये समुद्र वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये है अपना रेड सी। और सुएज नहर का निर्माण कहाँ से कहाँ तक हुआ है, सुएज नहर का देखिए ये निर्माण हुआ है अपना, ये आपको यहाँ भी स्थल है, यहाँ भी स्थल है, उसके बीच में इस नहर का निर्माण ऐसे किया गया है, यहाँ से किया गया है। फिर यहाँ पे एक नहर झील है, फिर आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे इसको मिला दिया गया है लाल सागर में। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से यहाँ पर मिला दिया गया है। और ये एरिया कितना बड़ा है, ये आप बड़े वाले मैप में देख लीजिए। देखिए जो काट छाट हुई वो कुल मिला के इसी एरिया में हुई है, इतने एरिया में हुई है, इतने एरिया में वो सुएज नहर बनाया गया है ना। जो आपको वहाँ पे एक झील दिख रही थी, वो ये रही झील, छोटी सी एकदम है, और कुल मिला के इतने एरिया में बना दिया गया है अपना सुएज नहर। सुएज नहर। अब आगे देखते हैं, इसके थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब देखिए सुएज नहर बंद क्यों हो रही है, उसका कारण है पहला क्या मेन यही कारण है, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण। तो सुएज नहर जब बनी तो उसमें यह था कि उसमें ब्रिटिश प्लस फ्रेंच और प्लस यहाँ मिस्र की सरकार प्लस इजिप्ट की कुछ गवर्नमेंट, इन लोगों ने अपना अपना परसेंटेज बांटा था। तो ब्रिटिश ने 51% लिया अपने पास, और बाकी 49% में इजिप्ट और फ्रेंच को रख दिया। तो इस पर जो मूल रूप से अधिकार था वो था ब्रिटिश का। तो जब 1956 में जब यहाँ के जो राष्ट्रपति थे, यहाँ के राष्ट्रपति जो थे, क्या नाम था, सन 1956 में राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने 26 जुलाई 1956 ईस्वी में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 26 जुलाई 1956 में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 26 जुलाई 1956 में कर दिया गया। तथा
ब्रिटेन व फ्रांस की सेनाओं ने मिस्र खाली करने का आदेश दिया। ब्रिटेन व फ्रांस की जो सेना वहाँ पर रखी गई थी, जो ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी अपनी सेना वहाँ पर रखी थी, उनको इस मिस्र की सरकार ने, यानी कि जो कर्नल नासिर था, उसने कहा कि यहाँ से आप अपनी सेनाएं हटा दीजिए। इस पर ब्रिटेन व फ्रांस की सेनाओं ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए यहाँ से होती है एंट्री रूस की। सुरक्षा परिषद में रूस ने आक्रमण मतलब सुरक्षा की स्थिति से रूस ने कहा कि अगर आप मिस्र पर आक्रमण करना नहीं रोकेंगे तो युद्ध में हम कूद आएंगे। युद्ध में मतलब हम जो मिस्र है हम उसकी तरफ से लड़ाई लड़ने लगेंगे। तो जैसी ये धमकी हुई, तुरंत इन्होंने ब्रिटेन तथा फ्रांस की सेना ने युद्ध अपना बंद कर दिया और संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव थे हैमरशेल्ड, महासचिव हैमरशोल्ड, इन्होंने वहाँ मिस्र में सेना भेजकर वहाँ पर शांति की स्थापना कराई। 1957 में स्वेज नहर को सभी देशों के जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया। तो पहली बार ये जो हमारा स्वेज नहर बंद रही वो इसी के दौरान बंद रही थी। अब देखते हैं और कब कब स्वेज नहर बंद रही। देखिए स्वेज नहर कब कब बंद रही। 26 जुलाई 1956 को पहली बार नहर को बंद किया गया। जो पहली बार नहर बंद हुई वो 26 जुलाई 1956 को हुई। वजह क्या थी? वजह थी स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण घोषणा के बाद उपजा विवाद, जो फ्रेंच और जो ब्रिटिश थे इन्होंने अपना अपना आक्रमण किया। आगे देखते हैं। जून 1967 में इजराइल का मिस्र, सीरिया और जॉर्डन से युद्ध छिड़ गया। 6 दिन चले इस युद्ध के दौरान दोनों ओर से हो रही गोलाबारी के बीच 15 जहाज़ स्वेज नहर के रास्ते इसी में फंस गए। इसमें से एक जहाज़ डूब गया और बाकी के 14 अगले 8 साल तक कैद होकर वहीं पर रह गए। इस वजह से इस नहर से व्यापार 8 साल तक बंद रहा। दूसरा कारण हमारा ये है। तीसरा, 2004, 2006 और 2017 में जहाज़ों की फंसने की वजह से यातायात बहुत दिनों तक बाधित रहा। तो दोस्तों यही कारण था कि हमारा जो स्वेज नहर था वो कुछ दिनों के लिए बाधित हो गई थी। अब इसकी संरचना कैसी है, ये बना कैसे है, इसमें जो स्वेज नहर में जो कार्यप्रणाली होती है वो हम किसी और वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।